हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में एक लड़की इस कहानी के फीमेल लीड पे को कह रही थी, आज तक यानहिंग ने कभी फीमेल असिस्टेंट नहीं रखी, लेकिन उसने मुझे अपना असिस्टेंट रखा है। इस बात से तो तुम समझ ही सकते हो कि असल में वो मुझ में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं ना उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करता है, तभी तो उसने मुझे रखा है यहाँ पर। अब इस बात पर तो नॉर्मली कोई भी लड़कियां जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन पेई बहुत ही समझदार थी। वो उसे ये कहती है, अच्छा ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, मैं ना तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट ही विश करती हूँ। अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता है ना तो फिर तो मैं तुम दोनों की शादी वादी भी करवाने के लिए तैयार हूँ, और हाँ चाहो तो बेबी भी करके मुझे दे सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता है, और अगर मैंने यानहिंग से डाइवोर्स लिया तो मुझे उसके हिस्से के शेयर भी मिलेंगे वाइफ होने के नाते। तो क्या तुम बिना प्रॉपर्टी के यानहिंग के एक्सेप्ट कर सकती हो? अगर हाँ ऐसा है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना अफेयर आराम से चला सकती हो यानहिंग के साथ। पे जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर ये सारी बातें बकवास कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो यानिंग होता है वो यहाँ पर एंट्री लेता है, और वो ये कह रहा था कि मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम क्या बकवास यहाँ पर कर रही हो। असल में यानहिंग और उस गर्ल के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो उसकी सेक्रेटरी थी, और उसकी इस बदतमीजी की वजह से वो उसे जॉब से भी निकाल देता है। उसके जाते ही वो पेही को कहता है कि डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, जिस बात पर पेही उसे कहती है कि ठीक है वो इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि उसे यहाँ पर कंपनसेशन फी अच्छा खासा देना पड़ेगा। शुरुआत में तो पेही ने यहाँ पर 100 मिलियन का डिमांड किया था, और वो 100 मिलियन यानहिंग उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ये जानते हुए भी कि वो इस पैसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर वो सोचती है एक मिनट, जब ये 100 मिलियन में मान गया है तब तो 200 मिलियन में भी मान जाएगा। तो वो उसे नेगोशिएट करने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर 200 मिलियन मुझे दे सकते हो, तो मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। यानिंग उसे कहता है, बार्गेनिंग करने के बाद कभी किसी को रेट बढ़ाते देखा है? इस बात पर पे उसे कहती है कि देखो अब मुझसे पीछे छुड़ाना है अगर तो तुम्हें फिर मेरी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब यानिंग उसे कहता है चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन तभी उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है जिसकी वजह से उन दोनों की शादी हुई थी। वो यानिंग को डांटते हुए कहते हैं कि खबरदार जो तुमने पेज से डाइवोर्स लेने के बारे में सोचा भी। अब यानिंग अपने ग्रैंडफादर के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसी वजह से वो यहाँ पर ये कहता है कि पई से डाइवोर्स लेने से मना कर देता। पई सोचती है कि वो तो अभी अभी अमीर होते होते बची थी, यहाँ पर चल क्या रहा है, और अगर वो सच में उसे पैसे नहीं देगा तो फिर वो क्या करेगी। यानिंग उसे डाइवोर्स देने से मना करते हुए वहाँ से चले जाता है। अब वो कन्फ्यूजन में थी तभी उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं कभी भी तुम्हें उसे डाइवोर्स देने नहीं दूंगा। पई मनी मन सोचती है कि ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, कहाँ मैं उससे अलग होना चाह रही है और कहाँ पर ये मुझे उसी के पल्ले बांध रहे हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, फैमिली की बात तो माननी पड़ेगी। वो भी ये दिखाती कि हाँ हाँ वो भी बहुत ज़्यादा ही सैड थी कि जो यानिंग है वो उसे डाइवोर्स दे रहा है। रात में जब वो अपने कमरे में थी तब वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी। असल में पे यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर के आई है, असल दुनिया में वो कैंसर की वजह से मर रही थी। तभी इसी नॉवल वर्ल्ड में पे की जैसी दिखने वाली गर्ल यहाँ पर आती है और वो उसे कहती है कि जब जिन लोगों ने मुझे मारा है तुम्हें उनसे बदला लेना होगा, तुम्हें पता लगाना होगा कि उन लोगों ने आखिरकार मुझे क्यों मारा। मैं तुमसे अपनी किस्मत बदल रही हूँ। पे जानती थी कि वो इस दुनिया में मर रही है, और जिस नॉवल में वो जा रही है असल में वो वहाँ की फीमेल लीड नहीं है, उस कहानी की फीमेल लीड कोई और है, लेकिन उसे ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिल रहा था। इसी वजह से वो इस चैलेंज को नहीं चाहते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद से वो यहाँ पर इस लाइफ में आई हुई थी, और यानिंग की वाइफ बन के आई हुई थी। यानिंग उसे पसंद नहीं करता था, उनका ये ज़बरदस्ती का अरेंज मैरिज था। पई सोचती है कि वो अपना फ्यूचर बदल करके रहेगी, चाहे जो भी हो जाए, उसे लास्ट में दोबारा मरना नहीं है। जो कुछ भी है वो उसे रिवोट करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएगी, और यानिंग उसके लिए एक शुगर डैडी की तरह है। इसी वजह से वो उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करेगी और उसे और फीमेल लीड को मिलाएगी।
तभी वहाँ पर उसे उसकी बहन लिली का कॉल आता है, और जो उसकी बहन है वो यहाँ पर यानिंग के साथ लाइनबाजी किया करती थी। तो वो उसे यहाँ पर घर आने के लिए कहती है पार्टी में। पई तो उसकी बात से ही समझ गई थी कि उसकी नज़रें तो यानिंग पर ही है, बट वो जानती थी कि फीमेल लीड कोई और है, तो लिली से उसे पटाने से कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी तरफ वो यानिंग के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पर सारे लोग पई के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वो यहाँ पर यानिंग के लायक नहीं है। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली जो पहले वाली पई थी, या तो वो रोना धोना करने लगती थी या तो फिर सैड हो जाया करती थी, लेकिन ये वाली जो पई थी वो लोगों को पलट के जवाब देना अच्छे से जानती थी। इसी वजह से उसने खुद के आंसर्स को रेडी करके रखा हुआ था। ऐसे बकवास करने वाले लोगों को वो उन्हें सुनाती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रही हो यहाँ पर, अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ, इन बातों को तुम लोग बदल नहीं सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बहन लिली आती है। लिली से मिलने के बाद वो यहाँ पर उसे बोल रही थी कि तुम अपने जीजू को जीजू करके बुलाया करो, नाम से नहीं। इस चक्कर में वो लिली को थप्पड़ भी मार देती है, और इस बात का बहुत ज़्यादा ही तमाशा बढ़ जाता है। पे उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि लड़कों को कैसे पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लड़कों को कैसे पढ़ाते हैं, तब तुम अपनी वो चाल चल सकती हो। यान हैंग पे की बात सुन करके अभी उधर आया ही था, उसे नहीं पता था कि आखिरकार क्या चल रहा है। पे अचानक से यान हैंग को किस करते हुए कहती है कि देखो मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना होता है। उसे इस तरीके से यानिंग को किस करते हुए देख करके वो भी थोड़ा शौक हो जाती है, और उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो उस पर गुस्सा करने लगती है। यानिंग भी शौक में था। अभी जो सब कुछ हुआ पे तो ये दिखा रही थी कि असल में उसे सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना पड़ा। यानिंग यहाँ पर लिली को डांटते हुए कहता है कि वो अपनी औकात में रहे, वो पई की सिस्टर है, इसी वजह से वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो ठीक नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पई के पेरेंट यहाँ पर आते हैं, और वो लोग भी इस हरकत को जानने के बाद लिली पर गुस्सा करने लगते हैं और पई को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि भला वो यानिंग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है पई से। लेकिन पई अच्छे से जानती थी कि जो उसके पेरेंट है वो लोग जो है ये प्यार का दिखावा ही कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा ही होता है। अब उनके जाने के बाद यानिंग पई को घूर रहा था पई के बिहेवियर की वजह से। पई वो उसे काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। तभी एंट्री होती है इस कहानी की असली फीमेल लीड यानी कि जीजी की, जो कि इस कहानी की फीमेल लीड थी। पे उसे देखते ही पहचान जाती है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और वो यानिंग को पसंद करती थी। यानिंग मेल लीड होने की वजह से जीजी की किसी बात को मना नहीं कर पाता था। हालांकि वो उसे पसंद करे या ना करे ये सेकेंड टॉपिक होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पे ये कहती है जीजी इतनी परफेक्ट है, वो तो सच में यानिंग की लायक ही है। वो यानिंग की सेटिंग जीजी से कराने लगती है। अब यानिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बात पर पे उसे कहती है मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रही हूँ ना, देखो वो लड़की कितनी प्रिटी है। आज जीजी का बर्थडे था, वो केक कटिंग के समय यानिंग की कंपनी में जॉब करने की विश मांगती है ताकि उसके साथ वक्त बिता सके। यानिंग जैसे उसे मना करने वाला था उसके आसपास की चीज़ें वाइब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यानिंग भी इस बात को जानता है कि वो किसी स्टोरी के अंदर है। मेल लीड होने की वजह से वो जीजी को मना नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो गलती से पई का हाथ पकड़ता है तो वो जीजी को एक छोटी सी बात के लिए मना कर पाता है। तब जाकर के यानिंग समझ जाता है कि इट मीन्स पे के साथ रहने की वजह से वो जीजी को रिजेक्ट कर पा रहा है। भले ही पे उसे काफ़ी बदली बदली से लगती है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि पे उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है। उसे एक सीक्रेट ट्रिक मिला था। जीजी यहाँ पर क्यूट बनने की एक्टिंग करते हुए तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, मैं और यानिंग दोनों बचपन से साथ रहे हैं, इसी वजह से मैं उसकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। पे कहती है नहीं नहीं, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और एक साथ कंपनी में काम कर रहे हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। पार्टी अटेंड करने के बाद यान हैंग जब पई के साथ लौट रहा था तब पे उसे कहती है देखो तुम्हें जीजी के ना थोड़ा पास रहना चाहिए, देखो कितनी प्रिटी है, वैसे भी तो हम दोनों अलग ही होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। यहाँ पर यानी उसे कहता है लेकिन तुम मेरी लीगल वाइफ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पई कहती है वैसे भी हम अलग हो रहे हैं, तुम आज के आज मुझे 200 मिलियन दे दो, मैं तो तुम्हें अभी छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। बट वो ये सोचती है कि उसे यानी की कंपनी में जॉब तो करना पड़ेगा उन दोनों को एक लाने के लिए। दैट्स वाई वो यानी को ये कहती है कि वो भी उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती है।
पेई को वो सिर्फ इसलिए हाँ कह देता है ये जानने के लिए कि पेई जीजी से जेलस होकर के ये सब कुछ कर रही है, सच में उसमें कुछ टैलेंट भी है। क्योंकि अब तक जैसा पेई का बिहेवियर था ना वो काफ़ी अलग था। वो पेई से पूछता भी है कि तुम तो ऐसी थी नहीं, आखिरकार तुम हो कौन, तुम कोई और हो। पेई मजाक में कहती हाँ मैं एलियन हूँ ना, दूसरी दुनिया से आई हुई हूँ। यानी उसकी बात को मजाक ले लेता है। अगले दिन पेई और जीजी दोनों ही जॉब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। अब जीजी को सारे पहले से जानते थे, तो यानी कि कंपनी का जो मैनेजर है वो जीजी को रिसीव करने के लिए आता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। पेई को प्रोडक्शन टीम में लेकर के गया गया था और पेई को प्रोडक्शन टीम वाली लड़की आके लेकर के जाती है। जीजी यानिंग की कंपनी में जानबूझ करके आई थी यहाँ पर पेई का इंसल्ट करने के लिए और यानिंग को उसकी लाइफ से निकालने के लिए। पेई को कहीं ना कहीं ये बात पता था, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। पेई जब उस डिपार्टमेंट में जाती है तो देखती है कि सारे ही लोग यहाँ पर बिना किसी इमोशंस के बैठे हुए हैं। यानी कि वैसे भी ये जो टीम है वो डिसबैंड होने वाला था और कोई भी यहाँ काम करना नहीं चाहता था। उन्हें ना तो कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था, ना ही कोई जिम्मेदारी। पेई समझ जाती है कि यानिंग ने उसे सिर्फ कंपनी से निकालने के लिए ही यहाँ इस जॉब पर भेजा होगा, लेकिन वो भी बहुत ही ज़िद्दी थी और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल आउट करना जानती थी। वहीं दूसरी तरफ वो उन लोगों से बात करती है और उन्हें मोटिवेट करने का कोशिश करती है ताकि वो लोग इस पर काम कर सके। अब सबको पता था जो पेई है वो यानिंग की वाइफ है, तो वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वो मैनेजर था वो जीजी का सपोर्ट करता है, ये जानते हुए कि यानिंग और जीजी दोनों बचपन के दोस्त हैं तो उसका प्रमोशन हो सकता है। ऊपर से जीजी ने यहाँ पर काफ़ी इनोसेंट होने की एक्टिंग करके रखी थी सबके सामने। वो पेई का केयर करने का भी एक्टिंग करती है कि यानिंग उसे प्रोडक्शन टीम में क्यों भेज दिया, बचाओ भला, वो कैसे संभालेगी, वैसे भी तो वो जो जॉब है वो डिसबैंड होने वाला है। यहाँ पर मैनेजर कहता है ओ आप कितने स्वीट हो, आपको पेई की फिक्र है। यहीं दूसरी तरफ यानिंग भी इसी बात को ट्राई कर रहा था कि पेई सच में टैलेंटेड है या फिर बस वो टाइम पास करने के लिए आई हुई है। इधर चीज़ें यानिंग से यही बात करने के लिए जाती है कि तुम्हें पेई को वैसे एरिया में नहीं भेजना चाहिए था ना, बेचारी कैसे संभालेगी। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा। अब वो ये चीज़ नोटिस करता है कि पेई के नहीं होने के बावजूद भी वो उसके ऑरा की वजह से छोटी छोटी बातों के लिए जीजी को रिजेक्ट कर पा रहा है। जीजी भी थोड़ा शौक में थी, यानी उसे अब इस बात के लिए मना कैसे करने लगा। दूसरी तरफ जो पेई थी वो बाकी सारे टीम लीडर्स के साथ मिलकर कहती है कि देखो हमें खुद को साबित करना होगा वरना हमारे इस टीम को बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि तुम लोगों को मेरे बारे में अच्छे से पता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं खुद को साबित करने के लिए भेजा गया है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है। वो उन्हें मोटिवेट करती है और उन्हें काम पर लगा देती है। तभी यानिंग जीजी के साथ यहाँ पर आता है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके पेई को कुछ नए इन्वेस्टर्स का सारा कलेक्शन देते हुए कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, आई नो मेरे यानिंग गागा ने तुम्हें इस फील्ड में भेजा है तुम्हें खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। इसी वजह से इनमें से किसी को चूज कर लेना, वो लोग तुम्हारे टीम में ज़रूर ही तुम्हारे प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। वो यहाँ पर सिर्फ पेई की बेइज्जती करने के लिए सब कुछ कर रही थी और पेई को भी ये बात पता था और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके टीममेट्स को भी ये चीज़ें दिख रही थी। तो वो लोग अब पेई के साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानिंग पेई की काबिलियत को देखना चाहता था। उसे पता चलता है कि उसने जीजी के दिए गए इन्वेस्टर्स के लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो सोचता है कि शायद पेई सच में कुछ करके दिखाएगी और अब उसकी सच में उसे फिक्र हो रही थी। तो वो इन चीज़ों को देखने के लिए जानने परखने के लिए जाने का डिसाइड करता है। पेई अपनी टीम को समझाती है कि हम किसी भी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ऐड बनाएंगे और फिर लोगों से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे और अगर हमारे प्लान कामयाब हो गया तो हमें यानिंग से इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये प्लान काफ़ी रिस्की था, लेकिन वैसे भी जब ये टीम बंद होने वाला था तो पेई की टीम वाले लोग उसकी बात को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे और वो आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव येट रिस्की थे, लेकिन पेई उन्हें ट्राई करने के लिए तैयार थी। तो सारे प्लान्स को ध्यान से सुनती हैं और उनमें से एक प्लान को चूज करती है उस पर काम करने के लिए। तभी यानिंग यहाँ पर आता है। वो पेई से कहता है कि अगर वो चाहे तो उससे इन्वेस्टमेंट ले सकती है। पेई कहता है नहीं, अब मुझे खुद को प्रूफ करना है ना, तुमने इसी वजह से तो मुझे यहाँ पर भेजा था। वो यहाँ पर
भाई का हाथ पकड़ता है ताकि वो जीजी को मना कर सके, क्योंकि जीजी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर खुद को उसके क्लोज दिखा रही थी। वो भाई का हाथ पकड़ के कहता है, तुम कंपनी में मुझे बॉस कह के पुकारोगी, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। भाई उसे कहती है, अरे चिल करो यार, तुम्हारी फ्रेंड ही तो है, चलो मैं तुम्हारी फ्लर्टिंग के बीच में नहीं आऊँगी, मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो मैं निकलती हूँ यहाँ से। यानी सोचता है, मैं कब जीजी से फ्लर्ट कर रहा, ऐसे हो क्या गया है। इधर जो जीजी थी वो मैनेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो समझ गई थी कि जो वो मैनेजर है वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार है, तो बेहतर होगा कि पई को परेशान करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करे। यहाँ पर वो पई पर पूरी तरीके से नज़र रखी हुई थी। वो यानिंग से भी बात करने जाने का सोचती है, लेकिन वो खुद ही देख रही थी कि पई हेल्प नहीं ले रही है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन पई और उसके टीममेट्स मिल करके बहुत ही ज़्यादा वाला मेहनत करते हैं। फाइनली एक ऐड वो लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन जो यानी का मैनेजर था वो पई को इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। फिर भी पई उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही थी, ये सोचते हुए कि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, एक बार अगर हमारा ऐड वायरल हो गया तो हमें पैसे मिलेंगे, सबका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। उसे ये भी पता था वो मैनेजर जीजी का चमचा है, इसी वजह से उन्हें डीमोटिवेट करने के लिए आया हुआ है। फिर भी पई के साथ उनके जो टीममेट्स थे वो लोग पई को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग एक काफ़ी अच्छा ऐड बाय द वे बना ही लेते हैं, और जो वो ऐड था वो सच में वायरल भी हो जाता है, और उन्हें बिना यानिंग के सपोर्ट के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। फाइनली जो पई का टैलेंट था वो सबके सामने आ रहा था, और सारे लोग यहाँ पर उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। ये गुड न्यूज़ पई की तरफ से यानिंग को भी मिलता है। वो बहुत ही खुश था, लेकिन जीजी तो यहाँ पर पई की बुराई करने के लिए गई हुई थी। यानिंग उसे कहता है, मुझे भी दिख रहा है कि पई कितना अच्छा कर रही है, तो तुम्हें उसकी बुराई मेरे सामने आकर के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। पई अपने टीममेट्स के साथ पार्टी कर रही थी, यानिंग उसे देखने के लिए जाता है। पई जाकर के उसे अपना टैलेंट दिखाती है और कहती है, अब तो इस टीम को डिस्बैंड तुम नहीं करोगे ना, देखो हमने तुम्हारा बिना इन्वेस्टमेंट का ही अपना काम कर लिया। पई यहाँ पे नोटिस कर पा रही थी कि जो जीजी है उसका फीमेल लीड का ऑरा कम होते जा रहा है। वो दोनों रास्ते से लौट रहे थे। यानिंग पई से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था। वो पई को उसके घर लेकर के जाता है। पई उसे कहती है कि वो ड्राइव करना चाह रही है। यानिंग सोचता है कि पई उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन पई यहाँ पर अपनी ड्राइविंग स्किल अच्छा करना चाह रही थी ताकि यानिंग पर उसे डिपेंड ना होना पड़े। वो कुछ चीज़ें ऑनलाइन सर्च करती है इस महंगे से कार के बारे में, एंड आफ्टर दैट वो उसे ड्राइव करते हुए ले करके जाती है, जहाँ पर कि कार अच्छे से नहीं चला पाने की वजह से यानिंग और पई के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं। आफ्टर दैट वो पई को उठा के घर के अंदर लेके जा रहा था। पई उसे कहती है, क्या कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे तुम यहाँ स्टे करने वाले हो। यानिंग कहता, हाँ ये भी तो मेरा ही घर है, और तुम मेरी वाइफ हो तो इट्स ऑब्वियस कि मैं यहीं स्टे करूँगा। पई बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है यानिंग के बिहेवियर से, पहले वो ऐसा कभी नहीं किया करता था। पई हॉल में बैठ के सोच रही थी कि यानिंग के दिमाग में क्या चल रहा है। यानिंग यहाँ पर आता है, वो जानबूझ करके पई के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान कर रहा था। वो नोटिस करता है कि पई के पैर में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, तो वो उसका फर्स्ट एड करने के लिए चले जाता है। वो प्यार से उसके पैर में दवा लगा रहा था। वो यानिंग पई के इतने करीब था कि उसकी ब्यूटी को देख करके पई खुद को रोक नहीं पाती है, और वो आगे बढ़ के यानिंग को किस कर लेती है। यानिंग भी यहाँ पर शौक हो जाता है कि ये पई को क्या हुआ। वो यहाँ पर इस तरीके से वापस से उसे किस बैक करने लगता है, जिस वजह से कि यानिंग और पई दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। भले ही दोनों अरेंज मैरिज में थे, लेकिन उनके बीच कभी इस तरीके की कोई फिजिकल इंटीमेसी अब तक नहीं हुई थी। पई भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, कहते हुए कि वो अपने कमरे में सोने के लिए जा रही है। अगले मॉर्निंग जब यानिंग और पई दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है यानिंग के साथ ऑफिस जाने के बहाने, और वो पई से कहती है कि यानिंग का हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट खाए तो उसे बहुत ही टाइम हो गया। यानिंग कहता, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बनाया कब था।
वो यहाँ पर जीजी की हरकतों से काफ़ी गुस्सा हो रहा था और पे यहाँ पर यानिंग और जीजी को करीब करने का कोशिश कर रही थी। यानिंग गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए ऑफिस की कैफेटेरिया में खा लेना। जीजी उसके पीछे पीछे निकलती है। उसे इस बात से भी गुस्सा आ रहा था कि पे को क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका हस्बैंड के पीछे कोई और लड़की पड़ी हुई है और वो इतना चिल है जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है। वैसे फैक्ट भी था, वो दोनों सिर्फ यहाँ पर अरेंज मैरिज में थे और दोनों डाइवोर्स भी लेने वाले थे, तो भला वो उसके बारे में क्यों ही इतना ज़्यादा सोचती। यानी कि जाने के बाद पहले अब ऑफिस जाने का डिसाइड करती है ताकि यहाँ पर वो अपने आप को और ज़्यादा प्रूव कर सके। यहाँ पर जीजी लोगों को बात करते हुए सुनती है जिस तरीके से पेई ने खुद को साबित किया, वो ऐड बना करके यानिंग उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देने का प्लान कर रहा है। जीजी ये सुन करके शौक हो जाती है और सोचती है कि नहीं नहीं, पेई को वो यानिंग के साथ कंपनी में नहीं रहने देगी। अब वो उन लोगों से पता कर रही थी क्या चल रहा है। वो लोग सब गॉसिप करने लगते कि जीजी जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी इनोसेंट है नहीं। वो यानिंग से मिलने के लिए चली जाती है। वो और लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, वो उन लोगों को भेज देता है। उसके जाते वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी कोई दोस्त या रिलेटिव नहीं हो, तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो। मेरी कंपनी में आने से पहले तुम्हें नॉक करके आना पड़ेगा। वो जीजी को नॉक करने के लिए भेज देता है। जीजी यहाँ पर वापस आती है। वो यानिंग से पई के बारे में बात करती है। वो कहता है उसे पता है पई का टैलेंट क्या है और वो अपने पैसे उनमें इन्वेस्ट कर रहा है जिसके लिए उसे जीजी की ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो जीजी को कहता है कि वो पई को उसका काम करने दे और यानिंग जो कर रहा है वो खुद देख रहा है। जीजी भी नोटिस कर रही थी कि जो लड़का आज तक उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, आजकल उसका बिहेवियर कितना ज़्यादा वियर्ड है और आजकल वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। यानिंग ने पई के फ़ोटो को अपने ऑफिस में लगा के रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पई अपने टीममेट से बात कर रही थी, अब हमें यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसी हिसाब से हमें अपने स्क्रिप्ट अपने आइडियाज़ को लगाना होगा। हमें एक अच्छी शॉर्ट मूवी बनानी है। तो वो लोग यहाँ पर अपना इंस्पिरेशन वगैरह सबको देने लगते हैं। असल में इस टीम में सारे लोग काफ़ी टैलेंटेड थे, बस उसके टैलेंट को पहचाना नहीं गया था और पे यहाँ पे ब्रशन अप करके उन्हें हेल्प कर रही थी। वो यानिंग से थोड़ा सा एडवाइस लेने के लिए जाती है कि उसे किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। यानिंग यहाँ पर पे को काफ़ी सारी बातें बताता है जिस वजह से कि पे को बहुत ज़्यादा ही वाला यहाँ पर हेल्प मिलता है। रात में पे घर में खाना बना रही थी। यानिंग बस उसे देखते रह जाता है। पे उसे कहती है वहाँ क्या खड़े हो, आओ थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दें। वो यहाँ पर यानिंग को ये गार्लिक छीलने के लिए बोलती है। साथ ही में वो उसे इस तरीके से कट करते हुए देखता है तो थोड़ा सा शौक हो जाता है। पे यानिंग को कट करना सिखा रही थी। वो उसे मजाक में पूछती है कि कहीं यानिंग को उससे प्यार तो नहीं हो गया। दोनों इतने पास थे कि पे आगे बढ़ के यानिंग को वापस से किस कर लेती है। उनका रोमांस यहाँ पर स्टार्ट होता है लेकिन बात किसिंग से आगे नहीं बढ़ती है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते थे क्योंकि प्यार तो उन्हें ऐसा लगता था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं करता है। आफ्टर दैट पे पूरा खाना बनाती है और यानिंग को टेबल पर जा करके बैठने के लिए बोलती है कि वो फूड बना करके लेके आ रही है। पे जब फूड लेकर के आती है तब यानिंग पहली बार उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता है और एक्चुअल में वो फूड उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। उसने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था कि असल में यानिंग सच में यहाँ पर पे सच में यहाँ पर इतना टेस्टी फूड बना सकती है। अगले कुछ दिनों बाद पे ने जो अपनी मूवी रिलीज़ की थी उसी तरीके की शॉर्ट मूवी जीजी ने भी जानबूझ करके उसी दिन रिलीज़ करवा दिया था पे का इंसल्ट करने के लिए। अब ऑफिस में 80% लोग जीजी की तरफ से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ी है तो उसने अच्छी मूवी बनाया होगा। और जीजी का चमचा यानिंग का मैनेजर तो था ही उसका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पे और उसकी टीम यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होती है। कुछ ही टाइम में उन्हें पता चलने वाला था कि असल में किन की शॉर्ट मूवीज़ को ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर मिले तो ही वो डिसाइड होगा कि कौन सी मूवी ज़्यादा वायरल गई है। फाइनली यहाँ पर होता वही है कि पे की जो मूवी थी वो असल में काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। वो अपनी टीममेट्स के साथ बैठ करके इसी बात की खुशी मना रही थी। उनकी वजह से उनकी टीम को भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा था कंपनी में।
यान हिंग पेई के लिए गिफ्ट लेकर के आया हुआ था। वो शर्माते हुए पेई को गिफ्ट देने के लिए जाता, उसे समझ नहीं आता है कि वो पेई को किस तरीके से गिफ्ट दे। यान हिंग का दिया हुआ गिफ्ट पेई को बहुत पसंद आता है। उसने उसे ब्रॉच दिया था। आफ्टर दैट वो लोग फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाने वाले थे। जीजी भी जाने का जिद कर रही थी, लेकिन यान हिंग उसे मना कर देता, ये कहते हुए कि वो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पर उसे बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है। पेई भी यानी के बिहेवियर को देख करके थोड़ा चौंक जाती है। उसका बिहेवियर काफ़ी अलग था। वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। पेई भी यही सोच रही थी कि शायद ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाना है, इसी वजह से यान हिंग ऐसा बिहेव कर रहा है। वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर पेई से कहते हैं कि लड़का तुम्हें दोबारा परेशान करेगा तो मुझे ज़रूर बताना। पेई दिखाती है कि यान हिंग ने उसे ये महंगा वाला ब्रॉच गिफ्ट किया है और अब उनके रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। ग्रैंडफादर खुश थे कि उनका डिसीजन सही था। उन्हें पहले से पता था कि पेई बहुत अच्छी लड़की है, बस यान हिंग को ये बात समझने की देरी है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो आज जिद करके यानिंग और पेई को दोनों को आज यहीं स्टे करवा लेते हैं। अब दोनों नॉर्मल कपल थे, तो दोनों को सेम रूम में शेयर करना था। पेई तो यानिंग की बॉडी को मस्त ताड़ते रह जाती, वो उसे टच करते हुए कहती, यार तुम तो काम में बिजी रहते हो, तुम्हें वर्कआउट करने का मौका कब मिला कि तुमने इतनी मस्त वाली बॉडी बना ली। यानिंग उसे कहता है कि बेटा तुम गलत जगह टच कर रही हो, ऐसे करोगी तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। ग्रैंडफादर बाहर से उन दोनों को सुन रहे थे। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि फाइनली दोनों के बीच कुछ तो मोमेंट हो रहा, और एक्चुअल में ग्रैंडफादर के लिए एक्टिंग करते करते उनके बीच असल में रोमांस स्टार्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पर यानी इन चीज़ों को रोक देता है, ये सोचते हुए कि नहीं, पेई का बिहेवियर काफ़ी बदला बदला सा है, तो वो ये मोमेंट में आकर के गलत डिसीजन नहीं ले सकता है। आफ्टर दैट अगले दिन पेई को अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था, जो कि असल में बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला था, और अगर इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो वो चीज़ें उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। बट सारे टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा ही अब एक्टिव थे और वो लोग पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर ये प्रोजेक्ट असल में पेई का वायरल हो गया तो यानिंग के सामने वो असल में खुद को प्रूव कर देगी कि वो सच में काफ़ी टैलेंटेड है, सिर्फ अमीर घराने की ही नहीं है, असल में उसके पास बहुत ज़्यादा ही दिमाग है। इधर जीजी अब खुल के मैनेजर को कहती है कि हमें पेई को रास्ते से हटाना ही होगा, तो ही वो उसे मैनेजर से डायरेक्टर पे प्रमोशन दिला पाएगी। अब प्रमोशन के लालच में आकर के वो मैनेजर जीजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। पेई के मूवी को ख़राब तो करने के लिए तैयार था, ये जानते हो कि बहुत रिस्की, और इस चक्कर में उसका जॉब भी जा सकता है। पेई के लिए मुसीबतें वो खड़ा करना स्टार्ट कर देता है। उसकी सेक्रेटरी जाकर के बताती है, असल में अभी हमारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, अगर हमने इसे सॉल्व नहीं किया तो फिर हम इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। पेई अपने सेक्रेटरी को कहती है, चिल डाउन डार्लिंग, मुझे पता है कि सब कुछ कौन कर रहा है, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, 2 दिन दो, मैं इस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर दूंगी। वो ये कह तो देती है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो कैसे करेगी, तो वो यानिंग से हेल्प लेने के लिए जाती है। उसके लिए अपने हाथों से लंच बनाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, बदले में वो उसे डबल प्रॉफिट देने वाली है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान हिंग पेई की बातों में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट तो वो करने के लिए तैयार था, साथ ही में उसे पेई के हाथों का लंच भी मिल रहा था, और उसे पेई के हाथों का बना हुआ लंच असल में काफ़ी टेस्टी लगता था। लेकिन ये बातें जब जीजी को पता चलता है कि यान हिंग यहाँ पर पेई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। ये सोचते हुए कि यानिंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपने मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बढ़ाने वाली प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ पेई जान जाती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती जा रही है, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। यानी कि इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सारे टीममेट्स के साथ मिलकर के बहुत ही मेहनत करती है। ये बात यानिंग को पता चलता है कि पेई के लिए प्रॉब्लम इस तरीके से हो रहा है। वो जानता था कि सब कुछ जीजी कर रही है, लेकिन वो जा कर के भी इन चीज़ों को हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो उस कहानी की फीमेल लीड थी, ये बात वो भी जानता था। लेकिन फाइनली एट द एंड पेई कैसे न कैसे करके अपने टीममेट्स के साथ अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है, और जीजी भी समझ जाती है कि याने को इस बारे में पता चल गया है कि जो उसका मैनेजर है वो जीजी के कहने पर पेई को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहा था। अब उसे डर था कि कहीं यानिंग उसे जॉब से ना निकाल दे। अगले दिन यानिंग पेई को एक फैमिली पार्टी में
लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जब वो रेडी होकर के आती है तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जीजी यहाँ पर पई से बात करने के बहाने यानी को ढूंढने के लिए आती है। पई को तो पता था कि जीजी उसी को ढूंढने के लिए आई हुई है, तभी यानी को वो देखती है और उससे बात करने के लिए जाने लगती है। सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जीजी इतनी प्रिटी है कि यानी की तो नजरें ही उस पर नहीं हट रही है, लेकिन यानी तो पई को देख रहा था। पई वहाँ पर आती है तो जीजू से कहती है, देखो बुरा मत मानना, ये तो बस ऐसे ही लोग बातें करते रहते हैं। यानी मुझसे कहता है, मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा था, मैं तो पई को देख रहा था। पई भी उसके बात सुन के थोड़ा चौंक जाती है और जीजी भी शौक में थी कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी एंट्री होता है इस कहानी के सेकंड में लीड यान ही का। यान ही यहाँ पर जीजी से बात करने के लिए आता है। जीजी देखती है कि ये दो यान हेंग जितना ही हैंडसम है और अमीर भी उतना ही है। अब यान हेंग जब पई को पसंद करने लगा है तो उसे यान हेंग को छोड़ करके यान ही के पास जाना चाहिए। अब पई भी यहाँ पर यान ही की बढ़ाई कर देती है कि कितना हैंडसम है और तुम्हारी तरह ही अमीर है। वो यहाँ पर यान हेंग को ये दिखाना चाह रही थी कि अगर जीजी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। और जो पई इस चक्कर में यान ही की बढ़ाई कर देती है, इस वजह से यान हिंग भाई साहब हो जाते हैं जेलस और वो जेलस होकर के पार्टी से बाहर निकल के जाके अकेले बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। और पई को लगता है कि वो जीजी को लेकर के जेलस हो रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाने लगती है। वो यहाँ पर यानहिंग से बात करने के लिए जाती है और उसे जीजी के मैटर में उसे समझा रही थी कि यानहिंग को यहाँ पर जेलस होने की क्या ज़रूरत है, सबकी अपनी पसंद होती है। यानहिंग को तो ये लग रहा था कि अब तक पई ये समझ रही है कि वो उसे लेकर के जेलस हो रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जीजी को लेकर जेलस हो रहा है ये वो समझ रही है, तो वो आगे बढ़ के पई को किस कर लेता और कहता है कि तुम कब समझोगे कि मैं तुम्हें लेकर के जेलस हो रहा था, तुमने यानहिंग की बढ़ाई की, इसी वजह से मैं जेलस हो रहा था। फिर उसे कहती है, तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया, लाइक लिटरली? अभी 1 महीने पहले तक हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे। यानी कहता, हाँ तुमने जो अपना बिहेवियर बदला ना, तो मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। पहले तुम बहुत अजीब सी ग्लूमी सी एकदम इंट्रोवर्ट टाइप से रहती थी, लेकिन जब से तुम बदली हो तब से शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वही यहाँ पर यानी कि कन्फेशन से काफ़ी शौक हो जाती है और वो सोचती है कि मेरा फ्यूचर मुझे किस तरफ लेकर के जा रहा है, मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यानी वहाँ पर आता है तो पई उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी ताड़ने लगती है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे, लेकिन पई के लाइफ का एक और मोटिव भी बचा हुआ था, असली ऑनर को किसने मारा ये बात उसे जानना था। अगले दिन उसके फैमिली मेम्बर पई को घर मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर के जीजी से वो लोग पई को सॉरी बुलवा रहे थे, ये कहते हुए कि वो दोबारा पई को परेशान नहीं करेगी। पई जानती थी कि ये सब कुछ न कुछ चाल है, उनकी फैमिली मेम्बर्स इतने तो सीधे नहीं हैं। यहाँ पर वो फिर भी आज स्टे करने के लिए यहाँ तैयार हो जाती। घर में जाती तो उसके भाई का फ़ोटो हर जगह लगा हुआ था। पई को ये काफ़ी awkward लगता है, अगर ये उसका कमरा है तो इसका भाई का फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें अजीब है। वो उन फ़ोटोज़ को ले करके एक ड्रॉर में डाल देती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी ओनर का फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें दिखता है। वो एक्सीडेंट के समय वो मरना समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। तभी उसकी मॉम अपने बेटे को लेकर के यहाँ पर आती है और वो पई के लिए कुछ सूप वगैरह लेकर के आए हुए थे। पई जब वो सूप को स्मेल करती है तो ही वो समझ जाती है कि सूप में ज़रूर ही कुछ मिला हुआ है। उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही थी वो ड्रिंक करने के लिए और पई वो ड्रिंक करने से मना कर रही थी। तभी यानी वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी मॉम को कहता है, अगर ये नहीं खाना चाह रही तो फिर आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं। अब यानी की वजह से उसकी फैमिली पई को फोर्स नहीं कर पाती है। उसके भाई की तबीयत ख़राब रहा करती थी और अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी, तो वो लोग उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। पई यानी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यानी कहता है कि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसे डाउट हुआ कि पई खतरे में, इसी वजह से वो उससे मिलने के लिए यहाँ आ गया। अब वो दोनों आज रात यही रहने वाले थे। वैसे तो दोनों अलग अलग सो रहे थे, लेकिन नींद में वॉशरूम से लौटते समय पई यानी के पास ही चली जाती है और उसे हक करके सो जाती है। यानी प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करता है और दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब पई जगती है तो देखती है कि वो यानी के पास है। वो ऑकवर्ड होते हुए ऊपर सोफे से नीचे गिरती है। यानी को वो कहती है कि सॉरी वो नींद में उसके पास चल करके आ गई थी। यानी उसे कहता है कोई बात नहीं, अब हम दोनों इतने क्लोज तो हो ही चुके हैं,
लेकिन बे ने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि उसे यानी के साथ असल में रहना है या नहीं। अगले दिन उसकी मम्मी से पूछ रही थी उसके और यानी के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, तो बे उसे बताती है भले ही पहले दोनों अलग होने वाले थे लेकिन अब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते हैं। ये सुनकर के जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि यानी और बे के रिलेशनशिप इतने अच्छे हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद बे को एक बाबा से मिलने के लिए उसकी मॉम लेके जाती है। ये फिर ये गए वो बाबा यहाँ पर आए हुए थे। वो पई का फिक्र करने का एक्टिंग करते हुए पई को कुछ चीज़ें दिलाती है। पई को बहुत अजीब सा वियर्ड सा फील आ रहा था, ये बाबा इतना अजीब सा क्यों है, लेकिन उसे पता नहीं था आगे जो होने वाला है। यहाँ पर उसे यानी का कॉल आता है, वो उसका हाल चाल ले रहा था, वो ऑफिस के लिए निकला था। पई उसे कहती है कि हाँ वो फ़िलहाल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम जो है वो उस बाबा से बात कर रही थी। असल में उस बाबा ने उसकी माँ को ये कहा था कि अगर वो लोग पई की किस्मत को चुरा करके उसके बेटे को दे दे तो उसका बेटा की उम्र बढ़ जाएगी और उसके लिए पई को मारना होगा जान से। उसकी माँ इस बातों में आ गई थी। वैसे भी वो पई से प्यार नहीं करती थी तो वो पई को कुर्बान करने के लिए तैयार थी अपने बेटे के लिए। तो जब उस बाबा के जाने के बाद वो पई को कुछ वही जादू तंत्रों वाला चीज़ उसे देते हुए कहती है इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। अपने बेटे को कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए चुप रह ले और यहाँ पर उसे उसकी लंबी ज़िंदगी वापस से मिल जाएगी। पै को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगता है, उसकी माँ उसकी इतनी फिक्र भला क्यों करेगी। हम लोग देखते हैं कि जीजी भी पै को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन पै अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर क्या चल रही चीज़ों को देख करके वो समझ चुकी थी। यहाँ पर जीजी भी गुस्से गुस्से में पै को कह देती है कि तुम्हारा मरना तो वैसे भी फाइनल है। बीच में आकर उसकी माँ चीज़ों को संभालने का कोशिश कर रही थी। तब तक हम लोग देखते हैं कि यान हैंग पुलिस ऑफिसर को लेकर के आ जाता है। उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब पुलिस ऑफिसर जब पे की मॉम को पकड़ लेते हैं तो वो पूछने लगती है आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है और वो लोगों ने उसे क्यों पकड़ा हुआ है। पे कहती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरी किस्मत चोरी करने के लिए सब कुछ किया है और तुम मुझे जान से मारने वाली हो। मतलब एक झूठे इंसान ने तुम्हें कह दिया कि तुम मेरी किस्मत चोरी करके अपने बेटे को दे सकती हो, तो तुमने मुझे जान से मरवाने का सब कुछ प्लान कर लिया। फिर नेट पर दिखाती है जिस वजह से कि उसके जो बाबा है वो असल में फ्रॉड थे और वो अब रियल में पकड़े जा चुके हैं और जेल जा चुके हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जब पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो मेरे बेटे की ज़िंदगी काफ़ी ठीक हो गई थी। पै कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, उसका सही दवा चला था, वैसे भी उसका मरना फाइनल है क्योंकि उसे लाइलाज बीमारी है। तुम्हें सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने जो सब कुछ किया वो क्राइम है और तुम अब जेल में जाओगी और शायद अपने बेटे के अंतिम समय में भी तुम उसके साथ नहीं रह पाओगी। आई होप तुम्हारी जैसी माँ कभी किसी को ना मिले। वो यहाँ पर जेल चली जाती है। फाइनली ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर एंड होती है। यानिंग और पई दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं एक नॉर्मल कपल की तरह। हालांकि उन दोनों में से किसी को ये बात असलियत नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होकर के आए हुए हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।